everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. कल मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें मैंने विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन किया था। क्लियर? उसमें मैंने आपको चित्र समझाया, सूत्र की स्थापना समझाई, है ना। काफी सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी, प्रेक्षर सारणी, सावधानियां वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ वहां तक सभी लोगों को क्लियर है। अब मैं आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन कल तक बेटा हम लोगों ने खास बात जो देखी थी, आपने कल ही पढ़ा था E बराबर KL, है ना। यानी विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, बताया था आपको। दूसरा बातों में कल मैंने ये भी बताया था, विभव मापी द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात किया जा सकता है, बोलो भैया। तीसरा मैंने ये भी बताया, सिद्ध किया था, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी की जा सकती है। सीन क्लियर? E1/E2 बराबर L1/L2। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। आज इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी बातें मैंने बोली अभी तक ध्यान रखना, क्योंकि इस्तेमाल होंगी आगे, राइट। तो देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में बेटा वो हमसे बोल रहा है, विभव मापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्लियर? विभव मापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो भैया करते हैं शुरुआत। पुराने पाप मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के क्लियर होंगे। आप सभी लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। आज से 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, और जब मैंने बताया था तब बोला भी था 1-2 दिन बाद ये इस्तेमाल में आएगा। क्लियर? तो क्या हम लोग ये सूत्र जानते हैं? थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात बेटा यहाँ पर जो इस्तेमाल में आएगी वो मुझे बताओ आप लोग। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं या टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। और जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल या टर्मिनल वोल्टता? टर्मिनल वोल्टता। ये सब बात जानते हो आप बताओ। अगर मैं सेल के साथ प्रतिरोध को जोड़ दूं, सेल के साथ प्रतिरोध जोड़ दूं, तो मुझे विद्युत वाहक बल मिलेगा या विभवांतर मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। सेल के साथ प्रतिरोध का जोड़ने का मतलब सेल से धारा बहती है, प्रतिरोध जोड़ दिया यानी लट्टू वगैरह लगा दिया, तो वो धारा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो क्या मिलेगा मुझे? विद्युत वाहक बल मिलेगा या विभवांतर मिलेगा? अगर सेल के साथ कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो प्रतिरोध सेल से धारा खींचेगा। धारा खींचेगा तो वो कौन से परिपथ में हुआ? खुले परिपथ में हुआ या बंद परिपथ में हुआ? बंद परिपथ में हुआ। तो इसको इस समय हमें क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल मिलेगा या विभवांतर मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। और अगर प्रतिरोध को सेल से हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल मिलेगा या विभवांतर मिलेगा? विद्युत वाहक। बात समझ में आती है सभी को? अच्छी बात है। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। विभव मापी द्वारा, तो विभव मापी का चित्र तो मैं जानता ही हूँ, मैंने कल पढ़ाया था, आपको काफी डिटेल में बताया था। ये विभव मापी होता है ऐसा, ये बैटरी, ये कुंजी और ये परिवर्ती प्रतिरोध। याद है बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है? ये मैंने विभव मापी का, इस परिपथ को आप लोग प्राथमिक परिपथ कहते हो अगर आपको याद हो तो। बोलो भैया, ये भी विभव मापी का तार है। सीन क्लियर है? जो भी बेटा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको साफ नजर आ रहा है सभी को? आगे बढ़ो। अब वो मुझसे कह रहा है कि हमें विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो करते हैं शुरुआत। हम ये जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। समीकरण नंबर 1। क्या अपन ये सूत्र जानते हैं पहले से? बोलो भैया, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र यही तो होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको साफ नजर आ रहा है प्रॉपर?
बोलो भैया, अच्छी बात है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं। प्रश्न में क्या कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सेल तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो हर वो चीज जिनके मान हमें ज्ञात करने होते हैं, हम लोगों ने कौन से परपथ में जोड़ते हैं, प्राथमिक परपथ में या द्वितीयक परपथ में? द्वितीयक परपथ में। वेरी गुड। तो मैंने द्वितीयक परपथ में सेल जोड़ दिया, वो सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना। ये मैंने सेल जोड़ दिया और इस सेल के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ दिया आरबी। आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर? मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, प्र यानी प्रतिरोध बॉक्स। क्या है ये? प्रतिरोध बॉक्स। क्या है ये? प्रतिरोध बॉक्स। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं प्रतिरोध बॉक्स, मीटर सेतु में बताया था। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर काफी सारे प्रतिरोध होते हैं और ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनके मान हमें पता होते हैं। यानी ये ज्ञात प्रतिरोध है या अज्ञात प्रतिरोध है? ज्ञात प्रतिरोध है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर मैंने प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया और सपोज करो प्रतिरोध बॉक्स में से मैंने R ओम का प्रतिरोध इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने कुंजी लगा दी, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा आ गया धारा मापी और ये आ गई हमारी जॉकी। सीन क्लियर है बेटा सभी को? बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस सेल के साथ ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अभी इसका मतलब समझते हो, ये जो कुंजी है, अभी ये खुला परपथ है, ये बंद परपथ है? खुला परपथ है। खुला परपथ है, इसका मतलब इस सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही? नहीं ली जा रही। ये प्रतिरोध सेल से अभी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। समझ गए? क्योंकि ये खुला परपथ है। अगर जाए अब न्यो करते हो, न्यो में अब जुड़ा है, अब प्रतिरोध जुड़ा है सेल से। हाँ, अच्छी बात है। समझ में आई बात आपको? तो गौर से देखिएगा बेटा सभी लोग, ध्यान से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सेल ऐसी स्थिति में, अब बताओ ये सेल कुंजी आपको स्थिति दिखाई दे रही है। अभी सेल खुले परपथ में या बंद परपथ में? खुले परपथ। सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही? नहीं ली जा रही। तो इस टाइम इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर मिलेगा उसे विद्युत वाहक बल बोलोगे या टर्मिनल वोल्टता बोलोगे? विद्युत वाहक बल। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें दिख रहा है ये सेल अभी खुले परपथ में है। मैंने क्या किया, ये धारा मापी है, चौकी को तार पर हिलाते हैं इधर उधर। मैंने चौकी को इस तार पर हिलाया और तब तक हिलाया जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जैसे धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा मैं वहां रुक जाऊंगा और रुकने के बाद इस तार की लंबाई नापूंगा। क्लियर? मैंने मान लिया ये तार की लंबाई आई L1। तो कल मैंने सूत्र पढ़ा था E बराबर KL1, समीकरण नंबर 2। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब फिर से देखो, अब मैंने क्या किया, ये कुंजी ऐसे लगा। अब बताओ सेल खुले परपथ में है या बंद परपथ में है? खुले में है या बंद परपथ में? बंद परपथ में। इस स्थिति में सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही? ली जा रही है। समझ में आ रही बात? इस टाइम इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर मिलेगा उसे क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल बोलोगे या टर्मिनल वोल्टता बोलोगे? टर्मिनल वोल्टता बोलोगे। तो E की जगह क्या लिखोगे? V। समझ में आई बात? बोलो भैया। फिर वही कहानी, जो ये चलाएंगे तब तक चलाएंगे जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जैसे धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे और जहां पर भी रुकेंगे संतुलनकारी लंबाई नाप लेंगे। संतुलनकारी लंबाई कितनी मान लूं आप बताओ? L2। पहले L1 मान ली थी तो अब L2 मान ले। बोलो। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, V बराबर KL। समीकरण नंबर 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो। आगे देखते हैं। समीकरण 2 में भाग दे दिया समीकरण 3 का। समझ जाओगे ना ऐसे कि पूरी रामायण ही लिखो। समीकरण 2 में भाग दे दिया समीकरण 3 का। LHS में LHS का भाग दिया तो E/V। RHS में RHS का भाग दिया। सीन
क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? बढ़ जाऊं आगे? अगर यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कैसे के कटी गए इसलिए हटी गए, तो E बटे V बराबर कितना आ गया बेटा? L1 बटे L2। सीन क्लियर है सभी को? अब फिर वही कहानी, आगे बढ़ते हैं। यहां कर रहा हूं, अब यहीं कर देता हूं। E बटे V का मान, E बटे V दिखाई दे रहा है आपको? E बटे V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपनी जराई दिख रही है ना, दिख रही? तो E बटे V का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे बेटा। तो गौर से देखिए, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E बटे V की जगह L1 बटे L2 -1। ये आ गया हमारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। कहानी समझ में आई भैया? सूत्र बिल्कुल घुटो घुटा होना चाहिए। क्लियर? स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1। कैसे आया, बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है सभी को? हाँ, आगे बढ़ूं? तो विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, आपको पल्ले पड़ रही है? बोलो जी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो अगली बात पे आते हैं। गौर से देखिए, ये तो हो गए हमारे यहाँ तक सूत्र की स्थापना। अब एक बात बताओ, इस सूत्र से हमें अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, पहले रुको सब, अब हमें बनानी है इसकी प्रेक्षण सारणी। कौन सी सारणी? प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन टेबल बोलते हैं, है ना? OT, ऑब्जर्वेशन टेबल। कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो, प्रेक्षण सारणी में उसे ये जरूर मालूम है सबसे पहला कॉलम क्रमांक होता है, सीरियल नंबर। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अब आप बताओ मुझे, इस सूत्र से स्मॉल r का मान निकालने के लिए आपको कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? क्या क्या मांगोगे आप? कितनी चीज मांगोगे? 3 चीजें मांगेंगे आप लोग मुझसे। कैपिटल R की वैल्यू मांगेंगे आप मुझसे, आप मुझसे L1 मांगेंगे, आप मुझसे L2 मांगेंगे। बोलो भैया, ये तीनों मान अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप तुरंत इस सूत्र में मान रख दोगे और आंसर पाई लेओगे। पाई लेओगे नहीं पाई लेओगे? बोलो भैया, कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? है? जो खाली खोकाएं कम से कम ऐसे तो प्रेक्षण सारणी बना ही देंगे। बोलो भैया। और जो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो वो इसे थोड़ा सा और भर भी देंगे। कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स द्वारा लगाया गया प्रतिरोध। बोलो भैया, थोड़ा समझते हैं हम लोग इसे। कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स द्वारा लगाया गया प्रतिरोध। ठीक है। L1 क्या है? संतुलनकारी लंबाई थी L1। कब थी? जब सेल खुले परपथ में था तब थी, या जब सेल बंद परपथ में था तब थी? बंद परपथ में था तब थी। खुले परपथ में था कमी ना, खुले परपथ में। पहले ये कुंजी बाहर थी तभी तो संतुलनकारी लंबाई आई थी। बोलो। तो L1 क्या है? जब सेल खुले परपथ में होता है तब संतुलनकारी लंबाई। L2 क्या था? जब सेल बंद परपथ में था, कुंजी लगा दी थी ना आपने, जब सेल बंद परपथ में था तब संतुलनकारी लंबाई। कहानी समझ में आ रही है बेटा सभी को? क्लियर है? ये तो सूत्र है ही है। तो क्या मैं उम्मीद करूं, अगर किसी ने बोला विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 चित्र, नंबर 2 सूत्र की स्थापना, नंबर 3 प्रेक्षण सारणी। समझ में आई बात? और बाकी का पूछता है सावधानियां। सावधानियां तो कल जैसी लग जाएंगी। चौकी को तार पर रगड़ रगड़ कर चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। चौकी को तार पर लंबे समय तक स्पर्श करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, और मैंने ये बताया था, ये बैटरी और ये सेल, ये दोनों के धनात्मक सिरे आपस में एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए।
तार के एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए। दूसरा, बैटरी का विद्युत वाहक बल हमेशा सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए, नहीं तो जब तार है हिलाते ही रह जाओगे, शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? एक खास बात और है बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा शंट, वहाँ पर बताऊंगा इस चीज़ को। क्लियर? ये जो धारामापी होता है ना बेटा, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं इसमें हम। धारामापी की सुरक्षा के लिए इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। जैसे घरों में जो विद्युत लाइन बिछी होती है उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग फ्यूज़ वायर लगाते हो ना, उस फ्यूज़ वायर का खुद का कोई औकात नहीं होती, बस वो घर की लाइन को सेफ रखता है। बाकी और कोई उपयोग है क्या फ्यूज़ वायर का? बोलो, केवल सुरक्षा प्रदान करना है। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर की धारामापी की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसे शंट बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, उस शंट के लगाने से यहाँ पर मापन में त्रुटि पैदा हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति के आसपास आने वाले होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शंट को हटा देते हैं। याद रखना है इस पॉइंट को, जब शंट पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। सीन क्लियर है? बाकी का इतनी सारी सावधानियों में से कोई 2 सावधानी भी आपने लिख दी तो पर्याप्त है। तो क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक हम लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? तो जल्दी से फटाफट देख लो, मैंने 2 से 3 मिनट का समय दिया इस प्रयोग को देखने के लिए, है ना। तो बेटा इस डेरिवेशन को करने के बाद मैंने यहाँ पर ये देखा कि विभव मापी द्वारा मैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकता हूँ। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुने, कुछ बातें मैं धीरे धीरे बोलता जाऊंगा, आप लपकते जाना। ओके? तो दुनिया भर के क्वेश्चन हमारे फ्री में निपट जाएंगे। क्लियर? जो भी बातें मैं आपको बोलूँगा यस या नो में आप लोग जवाब देना, जो बात मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि फलाने विभव मापी का उपयोग बताओ, उपयोग, तो अगर मैं बोलूँ विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, तो ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि अपने पढ़ा था E बराबर KL। दूसरा मैंने बताया था विभव मापी द्वारा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कल हम लोगों ने सिद्ध किया था E1/E2 बराबर L1/L2, यानी विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी की जा सकती है। ठीक है? अगला जो मैंने देखा कि विभव मापी द्वारा मैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकता हूँ। बोलो भैया, क्लियर? अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि विभव मापी द्वारा 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पहले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो, फिर उसे हटा के दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल दो, दोनों का अनुपात निकाल दो। तो ऐसे करके हम 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। बोलो भैया, क्लियर? इसके बाद बात आती है विभव मापी द्वारा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? हाँ, विभव मापी के उपयोग समझ में आ रहे हैं? फिर से बोल रहा हूँ, विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। विभव मापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। विभव मापी द्वारा ताप विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये ताप विद्युत वाहक बल जो बात होती थी, है ना, वो आज से 6-7 साल पहले होती थी, जब धारा के ऊष्मीय प्रभाव आपके सिलेबस में था। अब वो सिलेबस में नहीं है, तो आप तो ये पॉइंट डायरेक्ट याद रखें, विभव मापी द्वारा ताप विद्युत वाहक बल का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। और एक पॉइंट और है, विभव मापी द्वारा मीटर और वोल्ट मीटर का अंशांकन भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा जब आपको मीटर और वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले चैप्टर में आएंगे आपके मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो विभव मापी द्वारा मीटर और वोल्ट मीटर का अंशांकन भी कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा ताप विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी द्वारा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी भी बातें बोली मैंने आपको समझ में आई? बोलो भैया, सबको क्लियर है? ठीक है, तो विभव मापी के उपयोग के बाद अब मैं आगे की कहानी कहता हूँ। विभव मापी के उपयोग आप समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं और मीटर वोल्ट मीटर का अंशांकन कर सकते हैं। राइट,
अब ध्यान से सुनिए, विभव मापी की जैसे विभव मापी अपना काम करता है, इसी तरीके से मार्केट में एक यंत्र और होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो केवल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है और कुछ नहीं करता। हम ये सोचे वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल नाप लें, तो हम नहीं नाप सकते। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो वोल्ट मीटर जो होता है वो केवल और केवल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, जबकि साला विभव मापी जो है सेल का विद्युत वाहक बल तो ज्ञात कर लो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो ज्ञात कर लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो ज्ञात कर लो। तो कौन सा अच्छा भाव? विभव मापी श्रेष्ठ भाव या वोल्ट मीटर श्रेष्ठ भाव? विभव मापी श्रेष्ठ है, मल्टीपर्पज है, दुनिया भर के काम कर लो। और सुनो, तो आपको ये बात समझ में, किसकी सुग्राह्यता ज़्यादा है, विभव मापी की या वोल्ट मीटर की? हाँ, तो विभव मापी की सुग्राह्यता वोल्ट मीटर से अधिक होती है। क्लियर? विभव मापी से दुनिया भर के काम कर लो, लेकिन वोल्ट मीटर से दुनिया भर के काम नहीं होते। अगली बात, विभव मापी में आपने देखा होगा बेटा, जितने भी प्रयोग किए, जितनी भी जगह आपने विभव मापी बड़ा बेर में जो किए रमकाए दो और तब और रमकाओ जब तक धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि विभव मापी जो होता है वो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। कौन सी विधि पर आधारित होता है? शून्य। एक बात बताओ, पहले तो समझो, विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, ठीक है। इसकी तुलना में मार्केट में जो दूसरा उपकरण होता है वो होता है वोल्ट मीटर। घरन में तुमने देखा होगा मोटर लगी रहते हैं ना, वहाँ पे स्केल सी बनी रहते हैं, वहाँ पे लिखी रहते हैं वी, तो वो वी कुछ और नहीं होता, वोल्ट मीटर होता है। अब क्या होता है, कितना वोल्टेज है तो देखना पड़ता है ना आपको, कांटा कहाँ पर है, कौन से पॉइंट पे है। तो वो कौन सी विधि हो गई? शून्य विक्षेप विधि हुई या विक्षेप विधि हुई? विक्षेप विधि। कहने का तात्पर्य यह है कि वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है और विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, गलती कब होती है? जब हम कुछ करेंगे तभी तो गलती होगी। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या गलती होगी? विभव मापी में ले दे के बार बार घुमा घुमू के जीरो पे ले आते हैं, तो इसलिए वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जीरो ले आओ। तो ये कहने का तात्पर्य है कि विभव मापी द्वारा आप किसी भी चीज़ का मान जो ज्ञात करते हैं तो उसके मापन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। लेकिन वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में आपने देखा, क्योंकि ये विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेप विधि पर आधारित है, तो यहाँ कांटा किस पॉइंट पर है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत माइनर सी मिस्टेक हो सकती है। समझ में आ रही बात? यानी वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर के मापन में त्रुटि हो सकती है, लेकिन विभव मापी द्वारा नहीं होगी। आपने एक बात नोटिस की, विभव मापी दुनिया भर के काम कर रहा है और लक्षण से कर रहा है, उसके मापन में त्रुटि नहीं होती, क्योंकि वो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। पामे तो ले दे के शून्य लानो पड़ा पड़ी को काम ही नाने, लेकिन वोल्ट मीटर एक ही तो काम कर रहा है, केवल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकता है। बहु लक्षण ना कर रहा हो, उसके मान में त्रुटि पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये विक्षेप विधि पर आधारित है। तो आपको विक्षेप पढ़ना पड़ेगा ना, कांटे का कि कहाँ पर है संकेतक। नहीं आई मेरी बात समझ में? विभव मापी चूंकि शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, तो जहां पर भी शून्य आता है बैटरी से कोई धारा नहीं ली जाती। लेकिन वोल्ट मीटर में कांटा पढ़ना पड़ता है कौन से पॉइंट पर, तो वहां पर स्रोत से धारा है ना, बैटरी के स्रोत से धारा ली जाती है। जो रामायण बोली समझ में आई? तो मैं अब बोल रहा हूं, मैंने बोल तो बहुत लिया, अब मैं विकेट टू विकेट बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछे विभव मापी वोल्ट, दो प्रश्न एक साथ करा रहा हूं, दोनों ने बढ़ जाएंगे अब आपके। कोई पूछे सब एक जैसे ही हैं, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, क्यों? तो हम बोलेंगे भैया विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ इसलिए होता है कि विभव मापी द्वारा हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर से केवल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। विभव मापी की सुग्राह्यता वोल्ट मीटर से अधिक होती है। अगला, विभव मापी द्वारा जो मान आते हैं उनके मापन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। लेकिन वोल्ट मीटर के मापन में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि ये विक्षेप विधि पर आधारित है। जो बात बोली समझ में आई? क्लियर? ओके। तो आप दो प्रश्न तैयार करो एक साथ, मैंने 2 से 3 मिनट का समय दिया, सुनूंगा मैं आपसे। कौन कौन से सुन लो। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। एक हो गया विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है क्यों, और दूसरा विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर बताओ।
करो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने 2 सवाल और हैं, जिसमें से पहला सवाल ध्यान से देखेंगे। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0। प्रतिरोध तार AB की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तथा तार के भाग AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सेल E2 का संबंध A एवं C से करने पर इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। गणना कीजिए। नंबर 1 विभव प्रवणता, नंबर 2 सेल E2 का विद्युत वाहक बल। चलिए भैया देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आप लोग भी अपने नोट्सों में इसका चित्र बना लें। देखो भैया, फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार सवाल को। वो कह रहा है चित्र में प्रदर्शित परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, ठीक है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। प्रतिरोध तार AB की लंबाई, अपन इस तार की लंबाई को कैपिटल L से प्रदर्शित करते थे, तो इस तार की लंबाई कह रहा है 60 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है तार के भाग AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और आपको याद होगा, इसको आप लोग संतुलनकारी लंबाई बोलते थे। स्मॉल l आपको दे रहा है 25 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सेल E2 का संबंध A एवं C से करने पर सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। तो सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा या विभवांतर मिलेगा? हाँ, विद्युत वाहक बल मिलेगा, है ना। कोई धारा, तो गणना करो। नंबर 1 विभव प्रवणता। तो सबसे पहले विभव प्रवणता अपन लोग ज्ञात करते हैं। तो भैया मैंने बचपन में विभव प्रवणता पढ़ा था, K बराबर V/L। बोलो भैया, पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था? K बराबर V/L। बोलो। अब V विभवांतर है, विभवांतर की जगह यहाँ पर इन्होंने विद्युत वाहक बल दिया है, इसको मैंने नाम दे दिया E1, है ना। E1 नाम दिया है ना इन्होंने, E1 बराबर 3 वोल्ट। तो E1/L, E1 है गई तिहाई 3, L तिहाई कितने गए? 60। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 1/20 हो गया। बोलो भैया, 1/20 को जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.05। ये विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट में रखोगे, लंबाई आपने सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई? बोलो भैया। दूसरा मुझसे कह रहा है कि ये जो सेल E2 है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो अपन ने सूत्र पढ़ा था, E बराबर अकल, बोलो भैया, KL। सीन क्लियर है? K को मान अपन ये निकाल चुके हैं 0.05। स्मॉल l पट्टन ने दी है 25। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। 25 को गुणा जब आप 5 से करोगे तो 25 पंजे 125। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को काय में नापते हैं? वोल्ट में। कहानी समझ में आई भैया? बोलो। आगे अगर पेपर में तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? उतार लो फटाफट इसे पूर्ति में। अगला सवाल अब हमको पेज नंबर 30 पे दिया है, तो ध्यान से सुने। वो कह रहा है एक सेल के सिरों से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर विभवमापी पर संतुलन। देखो भैया, आपको याद होगा, ये अभी अपन ने पढ़ा था, बैटरी, कुंजी, परिवर्ती प्रतिरोध। यहाँ आ रहा है बकरी, है ना। सीन क्लियर है भैया? बकरी, ये भी तार होता था और यहाँ पर आप सेल जोड़ते थे, अगर आपको याद हो तो। यहाँ अपने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था, यहाँ पर कुंजी थी। यही वाला प्रयोग तो किया था आपने। बोलो भैया, सीन क्लियर है? यही वाला तो प्रयोग किया था अपन ने, है ना।
अब सवाल को समझते हैं ध्यान देना। वो कह रहा है एक सेल के सिरों से 10 ओम का, ये सेल है, इस सेल के सिरों से 10 ओम का प्रतिरोध यानी R बराबर 10 ओम दे दिया। अब वो कह रहा है सेल के सिरों से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर विभवमापी पर संतुलन 150 सेंटीमीटर पे आता है, यानी संतुलनकारी लंबाई दे दी। ठीक है, संतुलनकारी लंबाई कितनी दे दी? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर वो ये कह रहा है जब इस प्रतिरोध को हटा दिया जाता है, जब प्रतिरोध को हटा दिया जाता है, प्रतिरोध हटा दिया यहाँ से, तो संतुलन के लिए जॉकी को 30 सेंटीमीटर और आगे ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 30 यानी कि 180 सेंटीमीटर। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता दो, यानी स्मॉल r का मान पूछ रहा है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ, दोबारा से सुनो ध्यान से। वो कह रहा है अगर हम किसी सेल से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं, अब प्रतिरोध जुड़ गो तो जाको मतलब जो खुले परपथ में बहो या बंद परपथ में बहो, बंद परपथ में बहो क्योंकि जुड़ गो। वो आपको बताए, याद है बंद परपथ में संतुलनकारी लंबाई आप क्या मानते थे? L1 मानते थे या L2 मानते थे? L2 मानते थे। तो वो ये कह रहा है कि जब मैंने 10 ओम का प्रतिरोध इससे जोड़ दिया तो मुझे संतुलनकारी लंबाई मिल रही है 150 सेंटीमीटर। तो ये 150 सेंटीमीटर काय को मान भो? L2 को। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर? फिर यूँ कह रहे हो इस प्रतिरोध को मैंने हटा लिया, यानी ऐसे कुंजी निकाल दी। अब ये प्रतिरोध इससे जुड़ा नहीं है तो ये अब खुले पर्वत में आ गया। अब कह रहा है ऐसी स्थिति में जॉकी को 30 सेंटीमीटर आगे सरकाना पड़ता है संतुलनकारी लंबाई के लिए। तो ये कौन सी लंबाई हुई? L1 या L2? L1 कैसे आई? 150 में 30 सेंटीमीटर और आगे किसका है? तो 180 सेंटीमीटर हो गई। तो कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो भैया मैंने तो सूत्र पढ़ो, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। हवाले ही सूत्र की स्थापना करी थी, कैपिटल R एगोतिया 10, L1 है 180, L2 है 150। जहाँ मैं कलाकारी यही है, L1 और L2 समझ में आना चाहिए आपको। सवाल तो सिर रिव कर ले हो। 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। तो R बराबर 10, R बराबर 10 इंटू 6/5 माइनस 1। तो चाहे मैं 1/5 लिख दूँ सॉल्व करके? बोला भैया। अब जाए तो सॉल्व कर ले तो हो गया यार, नहीं कर दिए तो आगे 10 6/5 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बराबर 2 ओम आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उतार लो फटाफट इससे फुर्ती में। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।